हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, आज हम नवंबर 2024 के एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको कवर करने वाले हैं। जो मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उनको बता दूं कि मैंने अभी तक जनवरी 2024 से लेकर अक्टूबर 2024 तक के जितने भी एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनको मैंने कवर कर लिया है। और आज हम नवंबर महीने के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो बिना ज़्यादा वक्त ज़ाया करते हुए हम सीधा अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो है UNFCCC के COP29 के बारे में। अब देखिए, ये चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि COP29 की जो मीटिंग है वो अज़रबैजान के बाकू में हेल्ड की गई। और इस मीटिंग में बाकू क्लाइमेट यूनिटी पैक्ट को कंक्लूड किया गया और इसके साथ साथ बहुत सारे सिग्निफिकेंट अग्रीमेंट्स को भी कंक्लूड किया गया है। अगर हम COP29 के आउटकम्स की बात करें, अदर देन बाकू क्लाइमेट यूनिटी पैक्ट, तो हम देखते हैं कि COP29 की इस मीटिंग में न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल को अडॉप्ट किया गया है, जो कि क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर काम करेगा। इसी को हम बाकू फाइनेंस गोल भी कहते हैं। ये जो भी हम क्लाइमेट से फाइट करने के लिए एक्शन ले रहे हैं, तो उन एक्शंस को फाइनेंस करने के लिए ये बाकू फाइनेंशियल गोल डिक्लेयर किए गए हैं और ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प करने के लिए लाए गए हैं। फिर COP29 में जो पेरिस अग्रीमेंट का आर्टिकल 6 है, उसके रूल्स को फाइनलाइज कर दिया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि पेरिस अग्रीमेंट का जो आर्टिकल 6 है, ये कार्बन मार्केट के मैकेनिज्म को प्रोवाइड करता है। यानी आपने कार्बन ट्रेडिंग का नाम सुना होगा, तो कार्बन ट्रेडिंग को लीगैलिटी प्रोवाइड करने का जो काम है वो पेरिस अग्रीमेंट का यही आर्टिकल 6 करता है। ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कार्बन ट्रेडिंग के बारे में पता होगा, कार्बन क्रेडिट के बारे में पता होगा। और अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी करंट अफेयर्स की पिछली वीडियोस को देखेंगे तो आपको बहुत डिटेल में पता चल जाएगा। फिर COP29 में हम देखते हैं बाकू एडेप्टेशन रोड मैप को लॉन्च किया गया। इस रोड मैप की मदद से यूएई फ्रेमवर्क, जो कि ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर अपनाया गया था, उसको इन्हांस किया जाएगा। और ये जो है वो पेरिस अग्रीमेंट के आर्टिकल 7 के अकॉर्डिंग है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये दोस्तों, हमने COP29 के की आउटकम्स के बारे में बात की। अब हम कॉप के बारे में बात कर लेते हैं। कॉप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और ये UNFCCC के अंतर्गत लाया जाता है। UNFCCC के बारे में भी मैंने आपको अलग अलग करंट अफेयर्स में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है, ये UNFCCC का सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ठीक है। कॉप की मीटिंग हमेशा एनुअल होती है, यानी हर साल इसकी एक मीटिंग होती है। अब जैसे इस साल COP29 की मीटिंग अजरबैजान के बाकू में हुई है, वैसे ही हम देखेंगे COP30 की जो मीटिंग है वो बेलेम में होगी, जो कि ब्राज़ील में है। और ये अगली 2025 में होगी। तो ये दोस्तों COP29 के बारे में जो हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने देखा। अब हम अगले न्यूज़ पे बढ़ते हैं, जो है जस्ट ट्रांजिशन के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि जस्ट ट्रांजिशन होता क्या है। अब आप देख सकते हैं इस तस्वीर के माध्यम से, इस तस्वीर के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में ही पहुंचना, इसको जस्ट ट्रांजिशन कहा जाता है। और जब हम इस सिचुएशन से यहाँ तक पहुंचते हैं, तो इस दौरान जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ध्यान में रखा जाता है कि कोई भी ऐसा समुदाय पीछे ना छूट जाए, इस बात को इंश्योर किया जाता है। इसलिए हम इसको जस्ट ट्रांजिशन कहते हैं। चलिए, हम इसको ज़रा डिटेल में देखते हैं कि क्या है जस्ट ट्रांजिशन। दोस्तों, अगर हम जस्ट ट्रांजिशन की बात करें, तो ILO के अनुसार, यहाँ पे ILO का मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो ILO ने जो जस्ट ट्रांजिशन का डेफिनेशन दिया है उसमें ILO ने ये बताया है कि जस्ट ट्रांजिशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हाई कार्बन और अनसस्टेनेबल सिस्टम से लो कार्बन और सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट होने को बताता है, इसको जाहिर करता है। और ये जो शिफ्टिंग है वो इस तरीके से होगी कि ये शिफ्टिंग इक्विटेबल होगी, इंक्लूसिव होगी और फेयर होगी। ऐसा नहीं है कि अगर हमने जो हाई कार्बन सस्टेनेबल सिस्टम से लो कार्बन सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट किया है, तो हम कुछ ऐसे समुदाय जो कि हाई कार्बन वाले इंडस्ट्रीज पर डिपेंडेंट है, हम उनको पीछे छोड़ दें। हमें उनको भी साथ में लेके चलना है, उनको भी कुछ ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करने हैं। इसी को हम जस्ट ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक है। जस्ट ट्रांजिशन को COP26 जो कि स्कॉटलैंड में हुआ था, उसमें इसको रिकॉग्नाइज किया गया था, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब जस्ट ट्रांजिशन के कुछ की एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला आप देखेंगे इक्विटी। इक्विटी जो है, इसका मतलब होता है कि
जो भी कम्युनिटीज़ या जो भी वर्कर फॉसिल फ्यूल पे या अदर हाई कार्बन इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना और उनके लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करना। यानी जब हम हाई कार्बन इंडस्ट्री से लो कार्बन इंडस्ट्रीज की तरफ बढ़ेंगे, तो जो भी वर्कर हाई कार्बन इंडस्ट्रीज पर डिपेंडेंट हैं, हम उनको एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करेंगे, उनको लाइवलीहुड का एक नया तरीका प्रोवाइड करेंगे। इसको हम इक्विटी कहते हैं। जस्ट ट्रांजिशन का दूसरा एलिमेंट है इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब होता है दोस्तों, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो वर्कर्स हो, इंडस्ट्रीज हो या फिर सिविल सोसाइटीज हो, इन सब के सबका इन्वॉल्वमेंट इंश्योर करना डिसीजन मेकिंग में। यानी जब हम जस्ट ट्रांजिशन अपनाते हैं, तो जस्ट ट्रांजिशन में जो भी डिसीजन हम लेंगे, उस डिसीजन में जो भी वर्कर्स इन्वॉल्व हैं, इंडस्ट्रीज हैं, जो सिविल सोसाइटी जिन पे जस्ट ट्रांजिशन का फर्क पड़ने वाला है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको हम डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करें। इसी को हम इंक्लूजन कहते हैं। और इसका तीसरा एलिमेंट है सस्टेनेबिलिटी। यानी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने का जो हमारा गोल है ना, और हमारे नेचुरल इकोसिस्टम को कंजर्व करने का जो हमारा गोल है, इसमें हम सब चीज़ों को एक साथ अलाइन करके चलेंगे, चाहे वो इकोनॉमिक सिस्टम हो, चाहे वो सोशल सिस्टम हो। तो इस तरीके से जब हम अपने नेचुरल इकोसिस्टम के कंजर्वेशन को हम अपने इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम के साथ अलाइन कर देते हैं, तो एक सस्टेनेबल फ्यूचर का हम एक सस्टेनेबल फ्यूचर का निर्माण कर सकते हैं। तो इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये दोस्तों जस्ट ट्रांजिशन के बारे में था। मैं उम्मीद करता हूँ जस्ट ट्रांजिशन का क्या उद्देश्य है, क्या इसका अर्थ है, इसको आपने समझा होगा, और जस्ट ट्रांजिशन के की एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और उन एलिमेंट्स का किस तरीके से जस्ट ट्रांजिशन में रोल होता है, ये आप समझ पाए होंगे। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों, COP16 जो कि UNCBD यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, इसके बारे में है। तो इस UNCBD का COP16 हम देखते हैं काली कोलंबिया में अभी अभी कंक्लूड हुआ है। तो इस वजह से COP16 जो है वो चर्चा में है। ये दरअसल कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अपनाने के बाद पहला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है जो UNCBD का है। इसलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम COP16 ऑफ UNCBD के थीम की बात करें, तो इसका थीम है पीस विद नेचर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोलंबिया के काली में आयोजित किया गया है COP16। यहाँ पे हमने देखा दोस्तों कि ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 है, ये यूएनसीबीडी का है। तो यूएनसीबीडी के बारे में जानना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम यूएनसीबीडी की बात करें, तो ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जिसको 1992 के रियो अर्थ समिट में अडॉप्ट किया गया था। ठीक है। अब जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंडर में ऑपरेट करता है, और इंडिया 1994 में इसका मेंबर बन गया था। तो ये था दोस्तों UNCBD के बारे में। अब हम बात करते हैं कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के बारे में। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जब से हमने कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अपनाया है, तब से ये पहला कॉप है। ये जो COP16 आप देख रहे हैं, ये पहला कॉप है। तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, इसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं। दोस्तों, ये जो फ्रेमवर्क है, ये एक नॉन बाइंडिंग फ्रेमवर्क है और इसको 2022 में अपनाया गया था। ये दरअसल आईची टारगेट्स का एक सक्सेसर है। अब आईची टारगेट्स के बारे में मैं आपसे अगले कुछ वीडियोस में डिस्कस करूंगा, क्योंकि आगे ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आने वाला है। इस फ्रेमवर्क का जो एम है दोस्तों, वो हमारे बायोडाइवर्सिटी लॉस को रिवर्स करना है 2030 तक। यानी कुनमिंग ग्लोबल मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क 2030 तक इस बात के लिए प्रयास करेगा, इसका लक्ष्य इस बात का है कि 2030 तक हमने जितना भी बायोडाइवर्सिटी लॉस किया है, उसको रिवर्स हम कर लेंगे। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट्स की बात करें, तो हम देखते हैं 30/30 टारगेट है। तो अगर आपसे एग्जामिनेशन में ये पूछा जाए कि 30/30 टारगेट जो है वो किस फ्रेमवर्क से रिलेटेड है, तो आप कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के बारे में ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ इस फ्रेमवर्क का एक और टारगेट ये है कि जितने भी इन्वेजिव एलियन स्पीशीज हैं, उनके 50% इंट्रोडक्शन को रिड्यूस करना 2030 तक, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये हमने कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के बारे में देखा। अब हम जरा देख लेते हैं कि इस साल जो COP16 UNCBD का कंक्लूड किया गया है, उसके मेजर आउटकम्स क्या क्या है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोलॉजिकली और बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंट मरीन एरियाज।
यानी ऐसे मरीन एरियाज जो इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंट के हैं उनको आइडेंटिफाई करना है ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। बिना मरीन एरियाज को प्रोटेक्ट किए हम अपने बायोडाइवर्सिटी को के जो लॉस हैं उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये COP16 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके बारे में आप सारी चीज़ें ध्यान में रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान। इसको NBSAP कहते हैं। अब ये चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि इंडिया ने अपने NBSAP को अपडेट किया है 2024 में, और माफ़ कीजिएगा, अपडेट किया है, और 2024 से 30 तक ये अपडेशन काम करेगा। और ये जो है COP16 UNCBD जिसके बारे में हमने अभी चर्चा में किया, उसी के अंतर्गत इसको अपनाया गया है, ठीक है। तो अगर हम नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान के बारे में बात करें तो UNCBD यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, इसका आर्टिकल 6 इस बात के लिए रिक्वायर करता है कि जितने भी पार्टी इस UNCBD के हैं वो सब अपने अपने NBSAP को प्रिपेयर करें, ठीक है। फिर NBSAP एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के ऊपर फोकस करता है। यानी हमारे पास जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं हम उनका किस तरीके से सस्टेनेबल यूज़ करें, इस बात को प्रोवाइड करने का काम हमारा NBSAP करता है। साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं उसके लिए भी एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने का काम NBSAP करता है। तो अगर हम इंडिया के इस अपडेटेड NBSAP जो कि 2024 से लेकर 30 तक चलने वाला है इसके बारे में बात करें तो इसमें इंडिया ने एक बहुत ही अलग तरीके का अप्रोच अपनाया है जिसका नाम है होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच। अब इस अप्रोच के कारण हम 2030 तक देखेंगे जो भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है उसको रिवर्स करने में एक अहम भूमिका निभा पाएंगे। तो मैंने अभी आपको जब COP16 UNCBD को बताया था, तो अभी मैंने आपको इससे पहले वाले न्यूज़ में बताया था कि जो कुर्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है उसका पर्पस है 2030 तक जितने बायोडाइवर्सिटी लॉस हुए हैं उनको रिवर्स करना। तो इसी रिवर्सल में हमारा ये NBSAP जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। हमने अपने इस अपडेटेड NBSAP में 23 नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स को भी इंक्लूड किया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब हमने जो अपना NBSAP को अपडेट किया है इसके लिए अलग अलग लेवल पे अलग अलग अथॉरिटी काम करेगी। जैसे हम देखते हैं कि हम अपने NBSAP के इम्प्लीमेंटेशन के लिए नेशनल लेवल पे हम देखते हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी यानी NBA काम करेगी। स्टेट लेवल पे हम देखेंगे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स एंड यूनियन टेरिटरी बायोडाइवर्सिटी काउंसिल ये काम करेगी। और फिर लोकल लेवल पे हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज काम करेगी, ठीक है। अब अपने NBSAP के लिए हमारे देश में जो नोडल मिनिस्ट्री है वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो ये था दोस्तों नेशनल NBSAP के बारे में। हमने देखा किस तरीके से हमने अपना नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी और एक्शन प्लान को अपडेट किया है 2030 तक के लिए। ओके, अब हम अगले इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट के बारे में। ये रिपोर्ट चर्चा में दोस्तों इसलिए रहा क्योंकि इसको ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ने COP29 के दौरान इसको पब्लिश किया था। अब COP29 अभी हमने देखा कि अजरबैजान के बाकू में हुआ है और इसमें बहुत सारे सिग्निफिकेंट अग्रीमेंट्स को भी साइन किया गया है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स भी इसमें पब्लिश किए गए हैं। तो उन्हीं इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स में से एक हमारा ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट है जिसको COP29 में सबमिट किया गया। हम सबसे पहले बात करते हैं आखिर कार्बन बजट होता क्या है। इस रिपोर्ट को जिस कार्बन बजट के ऊपर लाया गया है तो वो कार्बन बजट क्या होता है। कार्बन बजट जो है वो CO2 एमिशन का वो अमाउंट है जो हमने अपने पेरिस अकॉर्ड के तहत 1.5 डिग्री सेल्सियस ओवर प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो टेम्परेचर को रोकने की बात की है उसमें हेल्प करेगा। यानी कार्बन बजट इट इज़ द अमाउंट ऑफ CO2 एमिशंस दैट विल रिजल्ट इन लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू अ गिवन लेवल। हमने ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने का जो अपना इनिशिएटिव लिया है, जो अपना एक पेरिस अग्रीमेंट के तहत एक अकॉर्ड किया है ना, तो उस 1.5 डिग्री लेवल को प्राप्त करने में जो कार्बन बजट है वो हमारा काम करेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इस ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या क्या है। सबसे पहले इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो ग्लोबल फॉसिल CO2 इमिशंस होते हैं उसमें सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन चाइना का है 31%,
उसके बाद यूएसए का है 13% और फिर इंडिया का है 8%। ये 2023 के डेटा की बात की जा रही है। फिर इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि टोटल CO2 एमिशंस जो हैं उनका हाफ लैंड और ओशन सिंक कर लेते हैं। और आप देखेंगे कि लैंड और ओशन ही वो सबसे दो ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्टेड एरियाज हैं जो क्लाइमेट चेंज से प्रभावित हुए हैं। तो इसके बावजूद टोटल CO2 एमिशंस का आधा परसेंट जो है 50% वो लैंड और ओशन सिंक के रूप में उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो ये दोस्तों इस रिपोर्ट में कुछ बातें कही गई है, इसके बारे में आप ध्यान में रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एडेप्टेशन गैप 2024 रिपोर्ट के बारे में। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट जो है ये एक एनुअल रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिलीज किया जाता है। अब इस रिपोर्ट के माध्यम से हमने जो भी क्लाइमेट चेंज के लिए अपना वो किया है, जो क्लाइमेट चेंज के लिए हमने जो भी प्लानिंग की है, क्लाइमेट चेंज के लिए हमने जो भी प्रोग्राम्स बनाए हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन को, अब उनके प्लानिंग को, और क्लाइमेट चेंज के लिए जितने पैसे की ज़रूरत होती है, फाइनेंस की ज़रूरत होती है, उस फाइनेंस का असेसमेंट करने का काम ये अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट करता है। अडेप्टेशन गैप जो होता है दोस्तों, ये दरअसल हमने जो भी अपना गोल सेट किया है और हम एक्चुअली में कितना उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसके बीच का डिफरेंस होता है। मान लीजिए हमने गोल सेट किया है कि हम $100 बिलियन खर्च करेंगे, या फिर कोई ये CO2 के उसको मान लीजिए CO2 को एटमॉस्फेयर से निकालने का भी कुछ भी टारगेट हो सकता है। तो हमने जो मान लीजिए 100 का टारगेट सेट किया है, लेकिन हमने अचीव सिर्फ 80 कर किया है। तो ये जो 20 है, यही आपका एडेप्टेशन गैप है। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है। तो अगर हम एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2024 के की फाइंडिंग्स की बात करें, तो इसमें यह बताया गया है कि अभी भी जो एडेप्टेशन गैप है वो लगभग 187 से लेकर $359 बिलियन तक है। एक्सक्यूज मी। इसका मतलब ये है कि हमें अभी इतने पैसे की और ज़रूरत है। हमने जितना पैसा खर्च करने का प्लेज लिया था, उसमें हमने इतना पैसा अभी तक कम खर्च किया है। इसी को हम एडेप्टेशन गैप कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों इमिशन गैप रिपोर्ट 2024 है। एक्सक्यूज मी। इस रिपोर्ट को भी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने रिलीज किया है। अगर इस रिपोर्ट की हाइलाइट्स की बात करें, तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है वो एक नए हाई पे चला गया है और अब ये 57 गीगा टन्स तक हो गया है। ग्रीन हाउस गैस के एमिशन में इंडिया का रैंक तीसरा है। पहले रैंक की अगर हम बात करें तो वो चाइना है और दूसरे पे यूएसए है। ठीक है। अब हम इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि करंट और हिस्टोरिक जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उसमें बहुत ही बड़ी डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। जो 6 लार्जेस्ट GHG माफ कीजिएगा, जो ग्रीन हाउस गैस के 6 सबसे बड़े एमिटर्स हैं, उन्होंने 63% टोटल ग्रीन हाउस गैस का एमिशन किया है। वहीं जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है उन्होंने केवल 3% ग्रीन हाउस गैस का एमिशन किया है। तो ये एक डिस्पैरिटी हमें इस रिपोर्ट में बताई गई है। फिर अगर इंडिया के हिस्टोरिकल CO2 एमिशंस की बात करें, तो ये चाइना और यूएस से बहुत कम है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है। तो ये दोस्तों एमिशन गैप रिपोर्ट था। इससे पहले हमने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट देखा, और आप याद रखेंगे इस दोनों गैप वाले रिपोर्ट को जो है वो पब्लिश करने का काम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम करता है। अगला इंपॉर्टेंट दोस्तों न्यूज़ है प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2024 के बारे में। अब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर ने और IUCN इन दोनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। इस रिपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट में कहा, ये जो रिपोर्ट है वो ग्लोबल स्टेटस ऑफ प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड एरियाज, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये अपनी तरह का पहला रिपोर्ट है जो असेस करता है कि प्रोटेक्टेड और कंजर्व्ड एरियाज का ग्लोबल स्टेटस क्या है। साथ ही साथ ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है उसके 3 टारगेट्स के कॉन्टेक्स्ट में भी ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के टारगेट 3 की बात की। तो इस टारगेट 3 में जो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ प्रोटेक्टेड कंजर्वेशन है उसको एक्सपैंड करने की बात की गई है, और इसको एक्सपैंड करके 30% तक कवरेज करने की बात की गई है। तो ये था इस रिपोर्ट के बारे में। अब हम देखते हैं कि इस रिपोर्ट में कौन कौन सी फाइंडिंग्स हैं इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ग्लोबल कवरेज जो प्रोटेक्टेड
कंजर्वेशन एरिया है ना, उनका जो ग्लोबल कवरेज है वो 17.6% है। अब हमारा लक्ष्य है 30%, अभी हम 17.6% पे भी है, तो अभी भी हमें एक काफ़ी लंबा जर्नी तय करना है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एन आई ऑन मिथेन, इनविजिबल बट नॉट अनसीन रिपोर्ट। दोस्तों, अब इस रिपोर्ट का चौथा एडिशन अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के इंटरनेशनल मिथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी ने लॉन्च किया है, इस वजह से यह रिपोर्ट चर्चा में है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि एन आई ऑन मिथेन, इनविजिबल बट नॉट अनसीन, इस रिपोर्ट को इंटरनेशनल मिथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी ने पब्लिश किया है, लॉन्च किया है, और ये जो ऑब्जर्वेटरी है ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंडर में काम करता है। अगर हम इस रिपोर्ट के की फाइंडिंग्स की बात करें, तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ह्यूमंस ने जो मीथेन एमिशन किया है वो टोटल अभी जितना भी करंट वार्मिंग है हमारे प्लैनेट्स पे, उसका रफली 1/3 के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी ह्यूमंस के द्वारा जो मीथेन इमिट किया गया है, उसकी वजह से जो हमारे प्लैनेट पे ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रहा है, उसका 1/3 हिस्सा ह्यूमन द्वारा जो एमिशन किया गया वो जिम्मेदार है। फिर इसमें देखते हैं कि स्टील प्रोडक्शन में जो मेटलर्जिकल कोल का प्रोडक्शन किया जाता है, वो टोटल एनर्जी सेक्टर से जितना मीथेन एमिशन होता है, उसका 10वां हिस्सा अकेले इस स्टील प्रोडक्शन से एमिट हो रहा है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों, मीथेन चूंकि एक बहुत ही खतरनाक पोल्यूटेंट माना जाता है, इसलिए मीथेन के बारे में जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम मीथेन के बारे में बात करें तो ये एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है, जिसकी ग्लोबल वार्मिंग कैपेसिटी 86 टाइम्स ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड से, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एक शॉर्ट लिव्ड पोल्यूटेंट नहीं है, लेकिन जो मेथेन है वो एक शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट है, और ये हमारे एटमॉस्फेयर में 12 साल तक बना रहता है। अब मेथेन हमारे एटमॉस्फेयर में जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन पाए जाते हैं, उनके भी प्रिकर्सर का काम करता है। अब मैं आपको बता दूं कि जो ओजोन होते हैं, ओजोन दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, दूसरा होता है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होते हैं, हम इनको बैड ओजोन भी कहते हैं, और जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन होते हैं, हम इनको गुड ओजोन कहते हैं। अब गुड ओजोन इनको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन पाए जाते हैं, वो सोलर इंसोलेशन से आने वाले यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। वहीं जो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन पाए जाते हैं, इसकी वजह से हमें बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। फिर इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 60% से ज़्यादा मिथेन एमिशन जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी से होते हैं, और उन एक्टिविटीज़ में आप देखेंगे एग्रीकल्चर आता है, फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल आता है, वेस्ट आता है, और इसमें भी एग्रीकल्चर से सबसे ज़्यादा मिथेन एमिशन होता है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो ये था मिथेन के बारे में। अब हम अगले इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो है ईवी एज अ सर्विस प्रोग्राम। दोस्तों, ईवी एज अ सर्विस प्रोग्राम चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में अगले 2 साल के अंदर 5,000 ई कार्स को डिप्लॉय करने के लिए इस प्रोग्राम को लाया गया है। अब ये प्रोग्राम हमारे नेट जीरो एमिशन 2070 तक जो हमने गोल रखा है कि हम 2070 तक अपने इकोनॉमी से नेट जीरो एमिशन करेंगे। अब नेट जीरो एमिशन करने का मतलब मैं आपको बताता हूँ। नेट जीरो एमिशन करने का मतलब ये नहीं है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि जितना अमाउंट हमने कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में रिलीज किया, हम उतने कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को सिंक कर लेंगे या स्टोर कर लेंगे। इसी को हम कहते हैं नेट जीरो। तो हमारे इस गोल को अचीव करने के लिए भी ये प्रोग्राम काफ़ी कारगर साबित होगा, तो इसलिए इस प्रोग्राम के बारे में आपको जानना ज़रूरी था। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को 56th टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है, और ये छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। अगर हम कुछ डिटेल्स की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इस इस टाइगर रिजर्व को शामिल करने के बाद अब छत्तीसगढ़ के पास टोटल 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। एक है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, माफ कीजिएगा, ये रहा इंद्रावती टाइगर रिजर्व। अगला है उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व, फिर तीसरा है अचनकमार टाइगर रिजर्व, और चौथा है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। तो ये चौथा टाइगर रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ को मिला है। ठीक है। अगर हम टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो टाइगर रिजर्व को नोटिफाई करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, और स्टेट गवर्नमेंट टाइगर रिजर्व को नोटिफाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में करती है। और ये जो डिक्लेरेशन है, ये जो नोटिफिकेशन है, वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के एडवाइस पे होना चाहिए। ये बात आप ध्यान में रखेंगे।
फिर हम देखते हैं कि एक टाइगर रिजर्व के अंदर दो टाइप के एरियाज होते हैं, एक होता है कोर एरिया और दूसरा होता है बफर जोन। तो जो कोर एरिया होता है वहाँ पे किसी भी टाइप की ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउ नहीं किया जाता है। वहीं बफर जोन में थोड़ा सा कम प्रोटेक्शन होता है। यहाँ पे जो भी लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं उनको जो लकड़ियाँ होती है वो ये सब चुनने के लिए थोड़ा बहुत उनको परमिशन दे दिया जाता है। तो ये दोस्तों गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के बारे में था। अगर हम गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व की लोकेशन की बात करें दोस्तों, तो ये छोटा नागपुर प्लेटू के पे फैला हुआ है। साथ ही साथ इसका कुछ पार्ट जो है वो बघेलखंड प्लेटू पे भी है। अगर हम इस टाइगर रिजर्व से बहने वाली नदियों की बात करें तो दो नदियां हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक है हसदेव गोपद और दूसरा है बरंगा। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों सुनामी रेडी विलेजेस के बारे में है। दरअसल इंटर गवर्नमेंटल ओशेनोग्राफिक कमीशन ने, जो कि यूनेस्को का है, इसने ओडिशा के 24 कोस्टल विलेजेस को सुनामी रेडी डिक्लेयर किया है या रिकॉग्नाइज किया है। इसलिए ये सुनामी रेडी विलेजेस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है ओडिशा के 24 कोस्टल विलेजेस को सुनामी रेडी विलेज रिकॉग्नाइज किया गया है। अब यहाँ पे जो ये है, हालांकि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये एक इमेजिनरी रिप्रेजेंटेशन, लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये स्ट्रक्चर बना के जो भी गांव है उनको सुनामी से बचाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों डाना के बारे में। हालांकि इसका फुल फॉर्म जो है वो स्पेनिश में था, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं, लेकिन आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, डाना। तो डाना अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में तो आप ये इसको ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि स्पेन में अभी कुछ बहुत ही ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक फ्लैश फ्लड्स आए हैं और उसके लिए डाना को जिम्मेदार माना जा रहा है। फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं दोस्तों? फ्लैश फ्लड्स ऐसे फ्लड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा बारिश के कारण आते हैं। ठीक है, तो अगर हम डाना के बारे में बात करें तो ये एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे जो कोल्ड पोलर एयर होते हैं ना उनका एक बहुत बड़ा मास जो है वो पोलर जेट स्ट्रीम से आइसोलेट हो जाता है और आइसोलेट होने के बाद ये वेरी हाई एल्टीट्यूड पे हमारे एटमॉस्फेयर में सर्कुलेट करने लगता है। और जब ये बहुत ठंडी हवा जब वार्मर और ज़्यादा ह्यूमिड एयर से कोलाइड करता है मेडिटेरेनियन सी के ऊपर में, है ना, या मेडिटेरेनियन सी में, तो इसकी वजह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो स्टॉर्म्स होते हैं वो जनरेट होते हैं। और ये मेनली देखेंगे आप कि नॉर्दर्न समर में या फिर ऑटम के बिगिनिंग के आसपास ऐसा होता है। अब ये जो स्टॉर्म होते हैं ना, ये आप देखेंगे कि जो मिड लैटिट्यूड के स्टॉर्म होते हैं वो मोस्टली ईस्टवर्ड मूव करते हैं, लेकिन जो डाना है वो डाना या तो एक ही जगह पे स्ट्रैंडेड रहता है या रुका हुआ रहता है या फिर ये वेस्टवर्ड मूव करता है। तो इसकी जो मूवमेंट है वो कॉमन स्टॉर्म के बिल्कुल विपरीत होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो ये था डाना। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कि किस तरीके से यहाँ पे बारिश की वजह से जो एक फ्लड की स्थिति उत्पन्न हो गई है, इसी को हम फ्लैश फ्लड कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों बॉम्ब साइक्लोन के बारे में है। जो बॉम्ब साइक्लोन है ये एक मिड लैटिट्यूड साइक्लोन है जो कि बहुत ही जल्दी इंटेंसिफाई हो जाता है केवल 24 घंटे के अंदर। जो बॉम्ब साइक्लोन है ये मेजॉरिटी में देखेंगे आप तो ओशंस के ऊपर बनते हैं और ये ट्रॉपिकल भी हो सकते हैं और अपने नेचर में नॉन ट्रॉपिकल भी हो सकते हैं। अब बॉम्ब साइक्लोन जो है इनको बॉम्बोजेनिस माफ कीजिएगा, इनको बॉम्बोजेनेसिस भी कहा जाता है। अगला देखिए, अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है लेक करीबा के बारे में। दोस्तों ये जो लेक है इसलिए चर्चा में रहा था क्योंकि इस लेक के सूख जाने की न्यूज़ न्यूज़ आई थी इस वजह से। तो अगर हम इस लेक के बारे में बात करें तो ये दुनिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है और वॉल्यूम के कॉन्टेक्स्ट में ये दुनिया का लार्जेस्ट रिजर्वायर भी है। इसके लोकेशन की बात करें तो ये सेंट्रल अफ्रीका में लोकेटेड है और ये जाम्बेजी रिवर बेसिन में है, जहाँ पे आप और देखेंगे आप कि ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे इन दोनों देशों के बीच में स्थित है। आप ये देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये रहा लेक कर माफ कीजिएगा, ये रहा लेक करीबा और ये रहा विक्टोरिया फॉल्स यहाँ पे है, देख सकते हैं आप। ये रहा जिम्बाब्वे और ये रहा जाम्बिया, तो इन दोनों के बीच में ये लेक करीबा है और आप ये रिवर देख सकते हैं, ये है जाम्बेजी रिवर। तो इस तरीके से दोस्तों नवंबर के महीने में ये हमारे इम्पोर्टेंट एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन करंट अफेयर्स के माध्यम से आप अपनी तैयारी को सही दिशा दे पाएंगे और सही तरीके से आप प्रिपरेशन कर पाएंगे और आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी।
तो दोस्तों ये मेरी करंट अफेयर्स की सीरीज़ का नवंबर 2024 का करंट अफेयर्स था। इसके अलावा मैं अभी दिसंबर, जनवरी, फ़रवरी, मार्च 4 महीने के और करंट अफेयर्स को आपके सामने लेके आने वाला हूँ। उसके बाद आप सारे करंट अफेयर्स के पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल से जॉइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और रिवीजन के लिए उन पीडीएफ का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों जाने से पहले अगर अभी तक आपने इतनी वीडियो देखने के बाद भी लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें। मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है तो फिर इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ बहुत ही जल्दी आपसे एक अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।